नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़ दर्शन पर सोमवार को हमने प्रमुखता से रावत बाटा क्षेत्र से यहां आए कई मजदूरों की एक समस्या के बारे में बताया था कि उनके द्वारा वन विभाग के नाकेदार के कहने पर बड़ी संख्या में रावत बाटा क्षेत्र में खड्डे खुदवाए और जब काम लगभग समाप्ति की ओर था, उनके द्वारा भुगतान की मांग की गई तो खर्ची के नाम पर कुछ पैसे देकर उन्हें बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया। यह लोग जो कि मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं, काफी कठिनाइयों से वह जंगल में निवास कर रहे थे और पैसा नहीं मिलने पर वह गत रविवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। सोमवार दिन भर उन्होंने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाला, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद मंगलवार को जैसे तैसे जिला कलेक्टर के पास वह पहुंचने में सफल हो पाए। जिला कलेक्टर को अपनी आप बीती सुनाई तो जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारी के यहाँ उन्हें जाने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद यह श्रमिक, जिनमें कई महिलाएं एवं बच्चे भी थे, जैसे तैसे वन विभाग कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें 4 घंटे तक नीचे बैठकर इंतजार करना पड़ा और बाद में यह कहकर रवाना कर दिया कि पहले खड्डे गिनवाओ और बाद में पैसे दिए जाएंगे। जबकि इन श्रमिकों ने जहां खड्डे खोदे वहां का वीडियो भी बनाया और यह भी वीडियो दिखाया, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में श्रमिक विभाग से बेरंग लौट आए और उन्होंने अनिश्चितकालीन कलेक्ट्रेट में ही धरना डाल दिया। लेकिन रात्रि होते होते इन श्रमिकों को कलेक्ट्रेट से भी यह कहकर रवाना कर दिया कि वह यहां भी नहीं रात में रुक सकते हैं। ऐसी स्थिति में भूखे ये श्रमिक जैसे तैसे अन्य स्थान के लिए रवाना हुए और जानकारी है कि यह रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचे, जिनके पास अब खाने के पैसे तक नहीं हैं। और यह ऐसे विधानसभा क्षेत्र में मामला हुआ है जिसके विधायक तेज तरह माने जाते हैं, लेकिन अब तक 2 दिन हो चुके हैं। भूखे प्यासे इन पीड़ित आदिवासी श्रमिकों की सुनने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा क्षेत्र में लगभग 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश से कई आदिवासी परिवार के साथ मजदूरी करने के लिए आए थे। वन विभाग द्वारा इन श्रमिकों से बड़ी संख्या में खड्डे एक ठेकेदार के माध्यम से खुदवाए गए और होली का पर्व जब समीप आने लगा तो इन आदिवासी श्रमिकों द्वारा नाकेदार से भुगतान की मांग की गई, लेकिन नाकेदार ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह काम ठेकेदार का है और ठेकेदार द्वारा इन श्रमिकों को 5 लाख रुपए के बदले कुछ राशि खर्ची के नाम पर दे दी गई और उसके बाद राशि देने के साथ स्थान पर इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट जैसी घटनाएं इनके साथ की गई। इस तरह का आरोप इन श्रमिकों द्वारा लगाया गया, जिसके बाद रविवार रात्रि से यह सभी श्रमिक चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाले हुए हैं। सोमवार को इनकी सुनवाई नहीं हुई और मंगलवार को भी यहां पड़ाव डाले रहे। आखिरकार कई घंटों तक इंतजार करते करते मंगलवार दोपहर को इन श्रमिकों की जिला कलेक्टर से मुलाकात हो सकी और इन श्रमिकों ने अपने हाथों में पड़े छाले जिला कलेक्टर को बताए कि किस तरह मजदूरी करने के दौरान उनकी यह स्थिति हो गई। बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, भूख से बिलख रहे हैं, उनके पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपने परिवार के सदस्यों का पेट भर सके। इस पर जिला कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को फोन कर इन श्रमिकों को वन विभाग के लिए रवाना किया। श्रमिकों के अनुसार 4 घंटे तक वह वन विभाग में बैठे रहे और वन विभाग के अधिकारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पहले खड्डे गिनवाओ और उसके बाद में मजदूरी के बारे में बात होगी और जो भुगतान है वह भी चित्तौड़गढ़ में नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बोराव जाना होगा। इस पर इन श्रमिकों ने जो खड्डे खोदे थे उसके कई वीडियो भी बताए, लेकिन उस वीडियो को भी वन विभाग के अधिकारी ने अनदेखा कर दिया। बताते हैं कि इनके द्वारा जो उपलब्ध वीडियो बताए गए। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत बाटा का वह वन्य क्षेत्र जहां की
1 महीने से भी अधिक समय तक इन श्रमिकों ने अपनी दिन रात जंगल में बिताई, और वह भी घने जंगल में, जहाँ की इन्हें शुद्ध पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो सका। और इन्होंने अपने ही मोबाइल से जो खड्डे खोदे थे उसका वीडियो भी बनाया, यह सोचकर कि कहीं उनके साथ भविष्य में कुठाराघात न हो जाए। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। इन श्रमिकों द्वारा यह तैयार किया गया वीडियो भी वन विभाग के अधिकारियों को बताया गया कि खड्डे गिनने का काम संबंधित ठेकेदार या नाकेदार का है, उनसे आप इसकी गिनती करवा लो और उन्हें भुगतान करवा दो। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और उसके बाद यह मंगलवार रात्रि तक भी कलेक्ट्रेट में पड़ाव डाले रहे। लेकिन बाद में वहां से उन्हें यह कहकर हटा दिया कि वह कलेक्ट्रेट में अपनी रात नहीं गुजार सकते हैं और उन्हें यहां रुकने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार पीड़ित श्रमिक करते तो भला क्या नहीं करते। वहां से जाने के लिए वह मजबूर हुए, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। न तो कोई नेता उनकी सुनने वाला था और न ही कोई उन्हें संरक्षण देने वाला था। इस पर रात्रि को वह कलेक्ट्रेट से रवाना हो गए और रोडवेज बस स्टैंड पर रात बिताने के लिए पहुंच गए। जिनका कहना है कि भुगतान नहीं होगा तो वह अपने गांव आखिरकार जाएंगे तो कैसे जाएंगे। सर जी, हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब हमको भेजे डीओपो ऑफिस कि आपको वहाँ पैसा मिलेगा। पैसा लेने वहाँ गए तो डीओपो साहब बोल दिए कि मैं ना दूंगा पैसा, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। हम उनसे बोले क्यों चले जाएं सर, तो बोले हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, जाएंगे हम 4 दिन से वैसे खाना पीना नहीं खाए। बोलते हैं मर जाओ तो मरो, धक्के दे के वहाँ से हमको भगा दिए। अब हम कहाँ जाएँ सर इस सिचुएशन में, हम तो यहीं मर जाएंगे सब। तो वहाँ आप कितने घंटे इंतजार किया आपने डीओपो? कम से कम 3 से 4 घंटे इंतजार किए सर डीओपो साहब का। 3 से 4 घंटे इंतजार किया? कलेक्टर साहब बोले कि वो आ रहे हैं, उनके बताने के बाद हम चले गए तो 4 घंटा इंतजार किया डीओपो साहब का, जब वो आए वहाँ। मतलब इंतजार क्या, वो अधिकारी थे नहीं या क्या? अधिकारी नहीं थे वहाँ। अच्छा जी। फिर वो मिलना है, फिर आपने बुलाया? वो आए तो हम मिले उनसे, तो बोल दिए मैं ना दूंगा पैसा, वहाँ जहाँ काम के वहाँ से लेके आओ पैसा जाके। जी। तो फिर जो ठेकेदार है उनसे बात नहीं की क्या उन्होंने? डीओपो ने? उन्होंने डीओपो साहब ने किसी से बात नहीं की, सीधे बोल दिए कि जहाँ से आए वहीं चले जाओ, वहीं पैसा लेना। और खड्डे खोदने जो गिनने वाली बात है वो क्या बात हुई? खड्डे खोदने की बात हम वीडियो भी दिखाए कि हम खड्डे खोदे हैं, तुम्हारे नाकेदार साहब गड्ढे भी गिने, तो बोलते हम न मानेंगे। यहाँ हम न मानेंगे, गड्ढे गिनवा उसके बाद पैसा देंगे, वहाँ जाओ वहाँ गिनवाते रहना। वहाँ धमकी देते हैं, भगाते हैं। वहाँ का बोलते हैं कि वहाँ ही गड्ढे गिनवाना, वहीं से पैसा लेके चले जाना। कौन धमकी देता है? तो नाकेदार साहब थे ऊंचे ऊंचे, वो बोल रहे थे कि भाग जाओ यहाँ से। और एक मैडम को बुला लिए थे, उनको भी बुला लिए थे लेडीजों के लिए कि इनको भगाओ यहाँ से। कहाँ पे, किससे कहा? डीओपो कार्यालय में? नहीं, वो हाँ डीओपो कार्यालय में किया गया है। डीओपो कार्यालय में कहा? डीओपो साहब के सामने। नहीं, किसने कहा भगा दो? डीओपो खुद ने कहा? डीओपो नहीं, वो नाकेदार ने। अरे नाकेदार आ गया था क्या? जी, वो साथ में डीओपो साहब के साथ में नाकेदार आए थे। तो नाकेदार कौन? सुनील और जो थे वहाँ पे वही? वहाँ का नाकेदार। अच्छा, दूसरे नाकेदार थे। तो अब क्या आपके? यही मर जाएंगे सर, अब कहाँ जाएंगे हम? बिना पैसे के क्या करेंगे? लड़के बच्चे मर रहे हैं भूखे प्यासे, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है सर। यहाँ हमारा सुनने वाला कोई नहीं है सर, सब जगह जाके। तो आप जिला कलेक्टर मिले थे, जिला कलेक्टर ने क्या कहा? जिला कलेक्टर साहब ने तो बोल दिया था, फोन लगा दिया था कि इनका भुगतान करवा दो। वहाँ इसीलिए उनके कहने पर हम डीओपो साहब के पास गए, तो वहाँ बैठे रहे, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ आ गए, वहाँ से हींटते गए, वहाँ से हींटते चले आए। यहाँ दो कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तब बताए क्या करे, बाल बच्चे तो भूखे के मारे मर रहे हैं। आगामी 13 और 14 मार्च को धुलंडी एवं होली से पूर्व नगर में जहां तहां फागोत्सव की धूम मची हुई है। विभिन्न मंदिरों में इन दिनों फागोत्सव को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां फूलों से होली खेली जा रही है एवं भजन कीर्तन पर महिलाएं नृत्य का आनंद लेने में लगी हुई है।
आगामी 13 एवं 14 मार्च को मनाई जाने वाली होली एवं धुलंडी को लेकर बाजार सज चुके हैं। बाजार में इस वर्ष कई तरह की नई पिचकारियां भी देखने को मिल रही है। होलिका दहन को लेकर जगह जगह होलिकाएं सजाई जा रही है। हालांकि इन दिनों बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही है। इस कारण होली की कितनी रंगत रहेगी वह तो 14 मार्च को ही पता चल सकेगा। वैसे चित्तौड़गढ़ में रंग तेरस पर रंगों की काफ़ी अधिक धूम रहती है। खास तौर पर शहर में जो रंग तेरस की धूम होती है वह देखने को मिलती है। लेकिन होली से पहले चित्तौड़गढ़ के विभिन्न मंदिरों में इन दिनों धूमधाम के साथ फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां की फूलों से होली की खेली जा रही है एवं भजन कीर्तन करने के साथ ही ठाकुर जी को रिझाया जा रहा है। प्रताप नगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में इसी तरह का आयोजन मंगलवार को किया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी एवं कई महिलाओं ने इस अवसर पर फागोत्सव का आनंद उठाया। बड़ी सादगी के एक 70 वर्षीय वृद्ध का यह कसूर था कि उसने जैसे तैसे अपना पुत्र को बड़ा किया। हालांकि वह गरीब था, लाचार था, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने इकलौते पुत्र को यह सोचकर बड़ा किया कि जब वह वृद्ध हो जाएगा, कोई सहारा नहीं बचेगा और वह चल नहीं पाएगा तो बेटा उसका सहारा बनेगा। लेकिन उसे क्या पता कि उसका ही बेटा अपनी पत्नी के साथ मिलकर जब वह बुजुर्ग हो जाएगा तो न केवल उसके साथ मारपीट करेगा बल्कि उसे बेदखल करने के लिए भी कई तरह के हथकंडे अपनाएगा। और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के विधानसभा क्षेत्र से यह व्यक्ति जैसे तैसे चित्तौड़गढ़ इस उम्मीद के साथ पहुंचा कि यहां उसकी सुनवाई की जाएगी और उसके पुत्र वधू को पाबंद किया जाएगा, जो न केवल उसके साथ उसकी पत्नी बल्कि मां के साथ आए दिन मारपीट कर रहे हैं। कई घंटों तक वह अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठा रहा, जहां उसे ज्ञात हुआ कि जिला कलेक्टर कार्यालय के इस कार्यालय में बैठे हुए और महिलाओं की सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं की सुनवाई करते ही जिला कलेक्टर तत्काल वहां से रवाना हो गए, जबकि बाहर मौजूद कर्मचारियों ने इस बुजुर्ग को आश्वासन दिया कि वह जिला कलेक्टर से उसकी मुलाकात करवाएंगे और जो उसकी यथा है उसको जिला कलेक्टर को वह अवश्य बताकर जा सकेगा। लेकिन आखिरकार पीड़ित बुजुर्ग निराश होकर लौट गया और उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यह है चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के चारण खेड़ी का निवासी लक्ष्मण जटिया। 72 वर्षीय लक्ष्मण जटिया राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है, जिसका एकमात्र इकलौता पुत्र है और उसने अपने पुत्र को गरीबी की रेखा में रहने के बावजूद जैसे तैसे यह सोचकर बड़ा किया कि वह जब वृद्ध हो जाएगा तो उसका एवं उसकी पत्नी का वह सहारा बनेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वही उसका इकलौता पुत्र जब बड़ा होगा और जब उसे उसके सहारे की आवश्यकता पड़ेगी तो वह उसे बेदखल करने के लिए उतारू हो जाएगा। न केवल बेदखल बल्कि उसके साथ एवं उसकी पत्नी और माँ के साथ इस कदर बेरहमी के साथ मारपीट करेगा कि उसके शरीर में जगह जगह चोटों के निशान आ जाएंगे। और इसी तरह की चोटों के निशान की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट एवं अन्य कई दस्तावेज लेकर वह मंगलवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचा एवं जिला कलेक्टर को मिलकर अपनी आप बीती सुनाना चाहता था। यह मारपीट के निशान दिखाना चाहता था कि किस तरह उसके पुत्र और उसकी पुत्र वधू, जिसका नाम राजू बाई है, पुत्र का नाम मोहन बाई है, उसने किस तरह इस लक्ष्मण के साथ मारपीट की और अब वह उसे बेदखल करना चाहते हैं। जिला कलेक्टर लंच में जैसे ही अपने घर के लिए रवाना हुए त्यों ही पता चला कि दुर्ग से बड़ी संख्या में महिलाएं आई है। इस पर वह अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में उन महिलाओं की सुनवाई करने लगे और यहीं पर यह बुजुर्ग उनकी इंतजार करने लगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर खड़े कर्मचारियों ने इस बुजुर्ग को आश्वासन दिया, भरोसा दिया
कि जिला कलेक्टर से वह इनकी मुलाकात अवश्य करवाएगा, लेकिन महिलाओं से मिलने के बाद जिला कलेक्टर तत्काल इस बुजुर्ग की कोई सुनवाई तो दूर की बात बल्कि देखे बिना ही वह लंच के लिए अपने घर के लिए रवाना हो गए और इस बुजुर्ग व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो सकी और इसका आवेदन यूं का ही यूं धरा रह गया, जिसने बताया कि 2 पेज के इस आवेदन के लिए उससे टाइपिस्ट ने 150 रुपये वसूल कर लिए और इस उम्मीद के साथ उसे 150 रुपये खर्च कर लिए कि कम से कम जिला हाकम तो उसकी सुनेंगे, लेकिन जिला हाकम लंच के लिए तत्काल रवाना हो गए अपनी कार में बैठकर और ये बुजुर्ग यूं ही यहाँ खड़ा रहकर इंतज़ार करता रहा। न जाने ऐसे कितने ही बुजुर्ग वृद्धजन अपनी सुनवाई के लिए यहाँ आते होंगे, लेकिन आखिरकार उनकी ओर ध्यान देता कौन है? आज के समय में गरीब की सुनता कौन है? कतरा पैसे लीधा? कतरा पैसे लीधा? 150 रुपया। अटे कलेक्ट्री में टाइप करायो? 17 बिंदे। हाँ? 17 बिंदे करायो। अच्छा, वटे टाइप करायो और 150 रुपये लीधा? और इधर लगा पड़ा ले रहे। राजस्थान में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, लव जिहाद की घटनाएं भी बढ़ रही है, जिसको लेकर कड़ा कानून बनाए जाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभाषी आर्या ने मंगलवार को विधानसभा में यह मामला जोर शोर से उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले कांग्रेस सरकार में काफी महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए, खूब हुए, वो सरकार ने वो भुगता भी सही है, पर अब की बार राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम करी है, खूब अग्रेसिव सरकार है। पर एक विजयनगर में एक कांड हुआ है, उससे पहले उदयपुर में गोकुंदा में एक कांड हुआ था। 14 नवंबर 2024 को 2 चचेरी बहनों को आत्महत्या जहर खा के उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसमें जाति विशेष के 2 लोग थे, वो उत्तर प्रदेश के थे, उसके कारण कांड हुआ। एक 30 मई 2000 को अजमेर में पुलिस स्टेशन पर FIR में पता चला कि 11वीं लड़कियों को फुसलाकर 5 लाख रुपए उन घर से मंगवा कर वो भी उनके साथ जाती हुई। उसके अलावा विजयनगर में अभी जघन्य घटना हुई है, वो पूरे राजस्थान में सब जगह धरना हड़ताल ज्ञापन सब जगह चल रहा है और मैं संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, इस पे सरकार ऐसा कानून बनाए उसमें कोई किसी जाति का हो, किसी विशेष का हो, किसी का भी उसको सख्त सख्त फांसी की सजा हो। और सरकार अभी कानून बनाने में भी है, तो एक कानून ऐसा बने कि आइंदे इस प्रकार की जघन्य हत्या, इस प्रकार का कांड नहीं हो। और ये जो अभी जो विजयनगर में कांड हुआ है उसमें उसके पीछे कौन है कौन नहीं है, उसमें जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे। और क्योंकि ये जो पूरा राजस्थान में एक जो घटना घटी है उसके अपनी काफ़ी आक्रोश है। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सरकार को कानून बनाने की आज्ञा दें और कानून बनाएं और आइंदे इस प्रकार की घटना नहीं हो पूरे राजस्थान में, इसको देखें। श्री अमित चाचान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की एक और चित्तौड़गढ़ के विधायक विधानसभा मंगलवार को जहां पीड़ित महिलाओं को लेकर मुद्दा उठा रहे थे, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के एराल गांव के भील समाज के कई लोगों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिन्होंने बताया कि गत 7 मार्च को एराल में कई जने शराब के नशे में एक घर में प्रवेश कर गए, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, बीच बचाव किया तो उनके कपड़े तक फाड़ डाले, जिसके बाद वह पुलिस कोतवाली पहुंचे, अपनी बात बताई, महिलाओं का मेडिकल मुआयना करवाने के लिए कहा, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। मामला भी दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर इन लोगों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। क्या हुआ था, क्या मामला?
मैं क्या 7 तारीख को 8 बजे अपनी बहन के यहाँ गई थी, रेखा के यहाँ। तो वहाँ पे हम लोग घर में बैठे थे, इतने में कमलेश गिरी और सतराम गिरी और उसके पापा क्या नाम है, जगदीश गिरी, ये लोग क्या दारू के नशे में घर में घुस गए और हमारे साथ जोर जबरदस्ती करने लग गए। और हम इतने में चिल्ला चोट करी है और उनने कॉल कर 4-5 लोग और थे, उनको और बुला लिया और हमारे साथ मारपीट करी, बहुत बुरी तरह करी। और हमारे चोटें आई, हॉस्पिटल क्या थाने गए तो थाने वालों ने भी हमारी बिल्कुल नहीं सुनी। रात को 2-3 घंटे वहाँ बैठे रहे। तो बोले कि बोलेगा कोई नहीं, सुबह आना, ऐसे लिखवा के लिए रख दिया। बोले सुबह आना, नहीं तो बोलेगा हम जाएं घर। तो लोग रास्ते में खड़े हैं, वो बार बार चक्कर लगा रहे, नहीं तो तुम्हें जहाँ मिलेंगे भी जान से मार देंगे, काट देंगे। तो उनसे बोला हमने कि सर हमारी सुरक्षा की जाए या चलो उनको पकड़ो, हम घर कैसे जाए, हमारे साथ बच्चे वगैरह सब लोग यहाँ पे हैं। तो बोले कि नहीं जाना तो जाओ, नहीं तो यहाँ कोतवाली में सो जाओ तुम लोग। ये शासन दिया था हमारे को कोतवाली करो। फिर जाके बोले कि क्या कर लोगे तुम लोग, भीड़ लोगे, हम लोग गोस्वामी हैं, तुम क्या कर लोगे, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा हमारे जो मर्जी की वो करेंगे। अब मैं तो यहाँ मतलब इनको जानती तक नहीं हूँ, मैं अपनी दीदी की आई हूँ, यहाँ रहती भी नहीं हूँ। मैं तो बाहर से आई, पता नहीं इन लोगों को क्या, ना जानती तक नहीं हूँ मैं तो, ना हमारा इनसे कोई लेना देना है कुछ। वही बस ये इतना बहुत गंदा बोल रहे थे कि क्या बताएं आपको। आखिरकार यह कौन से कानून में लिखा हुआ है कि महिलाओं पर यदि अत्याचार हो तो रात में मामला दर्ज नहीं किया जाए और सवेरे मामला दर्ज करने के लिए महिलाओं को बुलाया जाए? क्या ये लोग भील समाज से हैं? क्या ये लोग अनुसूचित जनजाति समाज से हैं? इनके कारण इनकी सुनवाई नहीं हुई। यदि जिला मुख्यालय स्थित पुलिस कोतवाली का ही यह हाल है तो जिले में अन्य स्थानों पर किस तरह महिलाओं की सुनवाई की जाती होगी, यह सोचा जा सकता है। और वह भी ऐसे समय में जबकि चित्तौड़गढ़ के विधायक इन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, प्रताड़ना एवं दुष्कर्म की घटना को लेकर विधानसभा में सदन का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में ही महिलाओं पर अत्याचार की घटना होती है। महिलाएं न्याय की मांग को लेकर पुलिस कोतवाली पहुंचती है और यह गुहार लगाती है कि उनका मेडिकल मुआयना करवाया जाए, उनकी रिपोर्ट लिखी जाए। लेकिन महिलाओं को यह कहकर रवाना कर दिया जाता है कि नहीं, रात को रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी और सवेरे आना, आप चाहो तो रात को पुलिस थाना में सो सकते हो। यह शायद नया जो संविधान बना, क्षमा करें, जो नए कानून बने हैं उस कानून में भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया कि महिलाओं पर यदि अत्याचार होता है तो रात को रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। इस तरह महिलाओं पर दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी इसी कारण होती है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से नहीं होती है और उनके हौसले इस कारण बुलंद होते हैं और इस तरह के लोग आए दिन इस तरह की घटनाओं पर उतारू हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि चित्तौड़गढ़ के विधायक ने जो मामला विधानसभा में उठाया वह अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इन महिलाओं के साथ जो इस तरह का अत्याचार हुआ है उसको लेकर भी इन महिलाओं को वह न्याय दिलाएंगे। जिले के बेगू थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह सड़क किनारे एक वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी एक पिकअप ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर सोमवार रात्रि को मेनाल क्षेत्र में मजदूरी के बाद गांव जाने के लिए सड़क पर बस का इंतजार कर रहे 3 मजदूरों को एक बेकाबू पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 श्रमिकों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया। चित्तौड़ दुर्ग पर राजा महाराजा के समय कई वर्षों से निवास कर रहे लोग अब रात को सो नहीं पाते हैं। कब उनके घर की छत नीचे गिर जाए या कब 4 दीवारी ढह जाए कोई नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने मकान की मरम्मत नहीं करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वह गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि नियमों की दुहाई देते हुए पुरातत्व विभाग उन्हें इसकी अनुमति नहीं दे रहा है, जिसको लेकर सोमवार को दुर्ग वासियों ने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया था। मंगलवार को बड़ी संख्या में दुर्ग पर निवास करने वाली महिलाएं
कलेक्ट्रेट पहुंची, जिला कलेक्टर को अपनी यथा सुनाई, पीड़ा सुनाई कि किस तरह उनकी रात गुजर रही है। इस पर जिला कलेक्टर ने कहा कि पहले पुरातत्व विभाग में जिन जिनके मकान ऐसी हालत में हैं वहां पर उन्हें बताया जाए, लेकिन इन लोगों ने बताया कि पुरातत्व विभाग तो पहले ही सर्वे कर चुका है और केवल उन्हें लॉलीपॉप प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नाराज महिलाओं ने नारेबाजी की और कहा कि आगामी 16 मार्च को चित्तौड़ दुर्ग मार्ग पर जो अंतिम दरवाजा है वहां धरना दिया जाएगा और पर्यटकों को आने नहीं दिया जाएगा। यह है चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर बने मकान। यह मकान कोई 10-15 वर्षों पहले नहीं बने, बल्कि इनमें कई मकान तो ऐसे हैं जो कि राजा महाराजाओं के समय बने हुए हैं, लेकिन मरम्मत नहीं किए जाने की वजह से यह मकान कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। इस कारण ऐसे मकान में रहने वाले लोग अन्य घरों में रहने के लिए मजबूर हैं, जिसको लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में दुर्ग वासियों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया था और मंगलवार को महिलाओं ने प्रदर्शन की कमान संभाली। दरअसल पुरातत्व विभाग द्वारा दुर्ग पर निवास करने वाले लोगों को उनके ही मकान की मरम्मत के लिए किसी भी तरह की निर्माण सामग्री पर ले जाने पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण दुर्ग वासियों में काफ़ी अधिक आक्रोश और गुस्सा है, जिन्होंने सोमवार को भी कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया था और इस रोक को नहीं हटाए जाने की स्थिति में आगामी 16 मार्च को चित्तौड़ दुर्ग मार्ग को बंद करने की भी चेतावनी दी थी। इस संबंध में महिलाओं ने बताया कि क्या आप महिलाएं आज जिला कलेक्टर महोदय से मिली, किस तरह का आपको आश्वासन दिया गया और जो आश्वासन दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? हम संतुष्ट तो नहीं है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि जैसे अयोध्या में घर टूटे तो उसी तरह आप भी त्याग करना सीखिए। हम ये क्या त्याग करें? हमारे घर बेघर हो जाएंगे, हम बेघर हो जाएं और जिनके कमाने वाले कोई ने बड़ी मुश्किल से हमारे टूटे फूटे मकान है उनको मरम्मत करवा रहे हैं, वो भी नहीं करवा रहे। चाहे किसी के घर में कमाने वाला है चाहे नहीं है, यानी कि हम त्याग करके हमें या फिर मकान बना के दे दीजिए, ताकि हमें किले वालों को मकान बना के दे दीजिए ताकि हम निकल जाए। हम त्याग ये करें, हमारे घर टूटे, आज से हम यहीं पे हैं और हमें सुबह से हम खाना भी चाहिए, हमारे बच्चों को भी चाहिए और हमें यहाँ पे सारी सुविधा भी चाहिए। सुविधा का मतलब हमें ये नहीं है कि हमें ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन 2 टाइम की रोटी तो चाहिए हमारे और छत तो चाहिए ना। एक सिर ढकने के लिए हमें छत दे दीजिए। हम किले वालों के लिए चाहते हैं, छत के लिए हम क्या करें? तो ये जो मकान आपके बने हुए कितने वर्षों पुराने मकान है? हमारे पुश्ते नहीं है, कम से कम हमारे 4-5 पीढ़ी, 5-7 पीढ़ी, 7-8 पीढ़ी जो हमें याद नहीं है। हमारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा त्याग क्या चित्तौड़ और दुर्गवासी करते रहेंगे। क्या एक समय पे रानी पद्मिनी ने जिंदा जोर किया, उन्होंने भी त्याग स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी मुगलों से और जोर किया। क्या आज भी हमारी महिलाओं को और हमारे को जोर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि हमारे मकान टूट जाएंगे, नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे को हम कैसे पालेंगे? जैसे टूट पड़ रही है, लड़ाई हारेंगे, हम लड़ेंगे और राजा महाराजा के टाइम में पुश्तैनी जमीन से हम रह रहे हैं और रहेंगे। दुर्ग हमारा और हम रहेंगे, चाहे कितना भी कानून प्रशासन लग जाए, चाहे हम समस्त आर्कियोलॉजी हमारे को नीचे जबरदस्ती उतारेंगे, हम नहीं उतरेंगे, हम नहीं उतरेंगे, हम इस उग्र चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि आपके मकान एक यहाँ सवाल ये उठता है कि आपके मकान जो मरम्मत के लायक हैं, जो टूट रहे हैं फूट रहे हैं, आज की स्थिति में तो नहीं है। जब काफी समय पहले से हो रहा था ये सब कुछ, तो उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, इनका सर्वे कराया था इन्होंने, प्रेम जी और एएसआई की टीम आई थी 4 साल पहले, घरों घरों के अंदर गए थे, उन्होंने फोटोग्राफी की, सबके नाम पते लिखे, एड्रेस लिखे, फिर बोले ठीक है साहब ये रिपोर्ट हम जोधपुर भेजेंगे, हमारा रीजनल ऑफिस है, जोधपुर से फिर दिल्ली जाएगी, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बता दी जाएगी। पर उस बात को करीब हो गए 4 साल। खुद प्रेम जी साथ में से एक एएसआई की टीम आई थी, सभी घरों में गए, उन्होंने सर्वे किया, फोटोग्राफी की, जिनके घर अंदर से टूट रहे हैं, कहीं पानी गिर रहा है, कहीं उनके सीवरेज की समस्या हो रही है, उन सब का सर्वे खुद प्रेम जी शर्मा जो अभी हैं एएसआई इंचार्ज, वो साथ रह के, इनके 4 आदमी और साथ रहे, हर घर में जाके उन्होंने सर्वे किया। उस बात को 4 साल हो गए, लेकिन आज दिन तक इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आने वाले समय में 2 महीने बाद बरसात आने वाली है और इन सब के घर अगर ऐसे बिगड़ जाएंगे तो रहने की बड़ी समस्या है।
तो हमारे को सिर्फ रिपेयरिंग की परमिशन चाहिए। तो आज की यदि बात की जाए तो कितने ऐसे मकान होंगे जो कि मरम्मत मांग रहे हैं या जीर्णोद्धार मांग रहे हैं? इसके लगभग कितने मकान होंगे? इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो इनके पास है, सर्वे आपके अनुसार आप कितने ऐसे मकान होंगे जो टूट सकते हैं यदि मरम्मत नहीं करवाई गई? कोई हादसा हो सकता है? कम से कम 200 मकान तो है ही है ना सर। 200 मकान ऐसे हाँ, होंगे। 200 मकान तो है ही है। और ये चाहे माल मटेरियल आना दिया जाए ताकि छत हमारी कंप्लीट हो जाए। तो आप क्या इसकी मरम्मत चाहते हैं? बस मरम्मत चाहिए, वहाँ नया नहीं चाहते हैं? मरम्मत चाहते हैं। उसके बावजूद देखिए श्रीमान की जिसके पहले एक बच्चा है, उसके फिर शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, तो उसको मकान के ऊपर और मकान बनाएगा, वो उसका अधिकार है। अगर उसके बाद तीसरा और होगा तो उसके ऊपर और भी बनाएगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहाँ रहेगा वो? तो अभी क्या पाबंदी लगा रखी है? अभी मान रहे हैं सीमेंट कुछ भी ऊपर नहीं लाने दिया जा रहा है। बिल्डिंग मटेरियल ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। रोक नहीं है, नहीं पर लाइट की फिटिंग के पाइप ही नहीं ले जाना चढ़ना उनका चढ़ना। इवन कलर का जो डब्बा ले जा रहा है उसको भी चेक करके भेज रहे हैं। खाने पीने का जो राशन का सामान जा रहा है उसको भी वो चेक करके फिर ऊपर भेज रहे हैं। चेक हो रहा है, लेकिन रात को सामान भी जा रहा है। और यही बात है, हमें समझ में नहीं आ रही, पैसे वालों का सामान जा रहा है, जिसके जेब गरम है उसका जा रहा है। और जो बेचारा एक सवाल और उठता है, एक सवाल और उठता है। आप 2 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, मकान की मरम्मत की आप मांग कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी ओर किले पर जो है बड़ी बड़ी होटलें बन चुकी है, वो कैसे फिर संभव हुआ? नहीं, हमारे कोई नहीं है, पर आपको करनी चाहिए। आजकल कंप्यूटर का जमाना है सर, एक दिन में सर्वे हो सकते हैं। किला इतना बड़ा नहीं है, करिए सर्वे और पता लगेगा कि कौन कितने पैसे वाला है और किसके रिपेयरिंग हो रही है और कौन होटल बना रहा है, ये भी पता पड़ जाएगा। आजाद चीज ने तो हटा दो, आप मानने न टांगा आपने, ताकि ना की जमीन रहेगी। हाथ पीढ़ी बेटी माँ की कारूबा मंगराबा हेम खमणाबा मांगी लाल जी और शांति लाल जी का हरीश लाल जी जगदीश लाल जी हाथ पीढ़ी वेगी भाई साहब। आइडिया खा दोगदा 80 साल का डोकरा, खांसी चल रही हाथ चल रही है। मैं बैठ के आप देखो कहाँ पे रोऊंगा मैं। जितनी भी अच्छी महिला आई वनी में उम्र सबकी आप मैंने ज्यादा लाग रही है। आप कितना साल हुआ रह रहे हो? मैं 80 साल की तो मैं हो गई। हाँ। और मेरा मार साहब है भैया 5 साल में हो साल कट रहा। अच्छा 95 साल का हो गया। हाँ। तो 95 साल वो किले पे रह रहे? किले पे रह रहा, विश्व दाजी रह रहा, खमणाबा मंगराबा और मांगी लाल जी, शांति लाल जी का पवन लाल जी, जगदीश लाल जी सब रह रहे। और माँ का बाप दादा की जगह है। और आप आके देखो मेरा मकान नेम बढ़िया, मैं 7,000 रुपये दे रही भाड़े रह रही हूँ। मेरी तरह से अन्ना था। हमारी स्थिति ये है कि इनके हस्बैंड की अगर मृत्यु हो जाती तो यार मतलब 12 दिन भी कहाँ बैठूंगी भी। और हस्बैंड को तो बता भी नहीं पा रहे कि भाई ये स्थिति हो रही है। अब आपको सदमे से प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, रोज चक्कर दे रहा है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो सदमे से मर जाएंगे वो, क्योंकि हमारे पुश्ते ने घर छीन लिया हमारा। ये उनसे हम लोग छुपा रहे हैं। प्रशासन को होटल से कंप्लेन नहीं है, जिनकी बननी थी उनकी बन गई और जिनके घर बनने थे उस पे रोक लगा दी। तो आप माफी चाहवा और हाथ जोड़ था हमारे खाली छत नाकवा दो। छत खुली सबके बारिश आएगी तो क्या करेंगे? देख लो आके। तो ये थे आज के समाचार। और चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें। आपके आसपास कोई समस्या हो, जो मूलभूत समस्याएं हो, आम लोगों से जुड़ी समस्या हो या कोई भी घटना हो, तो आप चित्तौड़ दर्शन को इस बारे में दे सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं चित्तौड़ दर्शन का नंबर। कई दर्शकों के फोन हमें आते हैं कि चित्तौड़ दर्शन के समाचार के समय में परिवर्तन किया जाए। हालांकि सुझाव आपका अच्छा है, लेकिन समाचार देरी से प्रसारित करने का कारण यह है ताकि देर रात्रि तक भी यदि कोई घटना हो तो आप तक उसी दिन पहुंचाई जा सके। फिर भी आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, मस्त रहो और पूरे परिवार को भी खुशहाल रखो।